बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि रश में होते हैं, तो नेग्लिजेंस की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से या प्रेशर की वजह से गलतियां होती हैं। जब भी कंपैरेटिव टर्म यूज हो रही है, मोर, लेस, बेटर, वर्स, वर्स्ट, इंफीरियर, सुपीरियर, हमेशा ध्यान रखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह के स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होते हैं। डिस्टॉर्शन या चेंजिंग ऑफ द मीनिंग और अ सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड is something which is wrong and should not be considered as the right answer. Hi my dear students, I hope you guys are doing well. So a common challenge which students are encountering is that मैम हम दो choices में फंस रहे हैं, हमेशा incorrect answer choice को mark कराते हैं. What should be done? So in this video we are going to look for the solutions. My name is Juhi Narula. Let's get started. तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें जो दो चॉइसेस का कन्फ्यूजन है उसका क्या रीज़न हो सकता है। एक तो ऑफ कोर्स कि वो दो चॉइसेस क्लोज हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। तो हम देखेंगे कि किन ग्राउंड्स पे आप चॉइसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं, और मैं आपको सेशंस में भी और अदरवाइज भी बार बार बोलती हूँ कि जितना इफेक्टिवली आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करेंगे, जिसको हम पीओई टर्म करते हैं, राइट, उतना आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग इफेक्टिव हो जाएगी। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहता है कि आप इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाइए, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है। कभी भी आप सिलेक्ट मत करिए, मतलब खुद को इसके लिए कन्विंस मत करिए कि बी क्यों सही है, रादर ये देखिए कि ए सी डी क्यों इनकरेक्ट है, राइट। इसी प्रोसेस को, इसी अप्रोच को हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। तो और एक इंपॉर्टेंट सजेशन बिफोर वी गेट इनटू द पॉइंटर्स दैट हाउ ट्रैप आंसर चॉइसेस आर क्रिएटेड, एक मेरी सलाह मान के क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे भी ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि स्टूडेंट्स पैराग्राफ पे भी बहुत टाइम दे देते हैं, ऑप्शंस के साथ भी बहुत जूझते हैं, पर क्वेश्चंस पढ़ते वक्त लापरवाही या रश कर जाते हैं। तो अगर सपोज करिए एक प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन है, तो आपको चॉइस ए ने पूरे पैसेज का पर्पस दिया और चॉइस सी ने आपको पर्पस दिया थर्ड पैराग्राफ का, जो टेक्निकली पैराग्राफ या पैसेज के बेसिस पे वेरीफाई होता तो है, पर क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करता, राइट। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को साइड में रख के एक ट्रू और फॉल्स का गेम खेलने लग जाते हैं, एंड वी ट्राई टू सी विच आंसर कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द टेक्स्ट विच कैन नॉट बी। और अगर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि दो आंसर स्टेटमेंट्स पैराग्राफ के बेसिस पे, पैसेज के बेसिस पे जस्टिफाई होते हैं, तो हम फंस जाते हैं, राइट। So one thing that can really help you here is when you start paying more attention to the question and pick up the answer choice which goes in alignment with the question asked, right? अगर true और false का ही गेम होता तो questions complex क्यों बनाते? और आप देखेंगे every passing day cat एक normal strategy को adapt कर रहा है, वो questions की language को tricky बनाता जा रहा है, right? तो question decoding is emerging as a very important pointer in order to reach to the right answer. So start spending more time in question solving. When you are reading the question, be more careful, try to understand what the question is up to and align your answers accordingly. So this will give you a lot of improvement. And the second thing that is going to help you is to understand how trap choices are created. So let's take a quick look as to how cat creates trap answer choices, right? तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर है वो आपको ध्यान में रखना है कि आउट ऑफ स्कोप आंसर चॉइस को पिक नहीं करना। इस तरह का डाउट या इस तरह का ट्रैप इफ ट्रू इफ फॉल्स क्वेश्चंस में और इन्फ्रेंस क्वेश्चंस में ज्यादा देखा जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर सपोज स्ट्रेंथनिंग का या वीकनिंग का क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन इस तरह से प्लेस्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल वीकन द आर्ग्यूमेंट, राइट। सो अगर क्वेश्चन में ही इफ ट्रू लिख दिया, तो इफ ट्रू का मतलब है अगर आप सही माने तो आर्ग्यूमेंट अगर ऑथर खुद लिख रहा है तो अपने आइडिया को खुद तो डैमेज करेगा नहीं, तो एक आउटसाइड पॉइंट को लेकर आएगा जो आर्ग्यूमेंट को वीकन करेगा, as far as the options are concerned. Similarly, strengthening के केस में भी एक आउटसाइड पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन ने कंडीशन दे दी इफ ट्रू, अगर इफ ट्रू की कंडीशन ना होती तो वो लिखता मस्ट बी ट्रू, राइट। इफ ट्रू का मतलब ही यही है कि अगर सही माने, अगर पैसेज से निकलता होता स्टेटमेंट तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, तब इफ वाला कंडीशन तो नहीं लगता, इजंट इट। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका अलाइनमेंट हो वो विद इन द स्कोप ऑफ द डिस्कशन हो।
तो कई बार जो हमारा आंसर स्टेटमेंट होता है, जो बियॉन्ड द पैसेज जाके कोई इंफॉर्मेशन को कंसिडर करता है, वो सिर्फ इस केस में हो सकता है, बट ये भी विद इन द स्कोप ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। अगर डिस्कशन के बियॉन्ड जा रहा है तो यहाँ पे भी आपको खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, राइट। और वैसे भी बोला जाता है कि जो रीडिंग बेस्ड टेस्ट है, ये आपकी नॉलेज तो चेक कर नहीं रहे, सो दिस इज स्ट्रिक्टली एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, राइट। सो द आंसर शुड बी सपोर्टेड फ्रॉम द टेक्स्ट except in the if true if false questions, right। चलिए, what is the next important point? Next is extreme language। तो ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, राइट। कौन है सुप्रीम अथॉरिटी? ऑथर ही है, राइट। तो पैसेज का टोटल कंट्रोल ऑथर के पास है। आंसर चॉइस आप क्रिएट कर लेंगे, मैं क्रिएट कर लूंगी, कोई भी क्रिएट कर लेगा, बट अल्टीमेटली द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द पैसेज इज इन द हैंड ऑफ द ऑथर। तो अगर कोई आंसर चॉइस ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम प्रेजेंट करती है तो वो करेक्ट आंसर नहीं होता। और यूजुअली हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ऑलवेज बी सस्पिशियस व्हेन यू इनकाउंटर वर्ड्स लाइक ऑल, ऑलवेज, नन, only, must, never, right? These are usually incorrect options। हमेशा ध्यान रखिए कि ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, राइट। और ये फेवरेट ट्रैप रहता है कैट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो अब हो क्या रहा है कि जहां पे एक्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको परेशान करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, तो आपको सिंप्लीफाई कर लेना है क्वेश्चन को, विच इज नॉट ट्रू। सो एनी इंफॉर्मेशन विच आइदर कॉन्ट्रडिक्ट्स द पैसेज, राइट। आप इसको चाहे कॉन्ट्रडिक्शन बोलिए या रिवर्सल बोलिए। सो रिवर्सल कैन बी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। तो कई बार आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट को मिस करते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आपको लगता है ये तो पैराग्राफ के बेसिस पे वेरीफाइड है, ये देखो मैं तो कितनी समझदार हूँ, फटाफट आंसर मार्क करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जब से आपसे इनकरेक्ट आंसर पूछा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज true in the passage except, that means we are looking for an incorrect statement, right। so हमेशा except वाले क्वेश्चन को सरल भाषा में, मे बी इन हिंदी और इन सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिए, या फिर मैं अगर आपको कहूं तो रिकंस्ट्रक्ट कर लीजिए क्वेश्चन को, राइट, इन योर सिंपल लैंग्वेज। तो उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बेहतर समझ में आएगा और आप कॉन्ट्रडिक्शन या रिवर्सल वाले ट्रैप में नहीं फंसेंगे। सो इट कैन बी ऑपोजिट to what the information is stated in the text, one point, or opposite information you are picking what is asked in the question। तो अगर स्टेटमेंट पूछ रहा है क्या सही है और आप गलत बता रहे हो, या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या गलत है और आप सही बता रहे हो, तो फिर आप फंसोगे, राइट। सो ऑलवेज पे अटेंशन टू द क्वेश्चन एंड डू नॉट एंटरटेन एनी आंसर चॉइस विच इज ऑपोजिट टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल इज पार्शली करेक्ट आंसर। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कई बार होता क्या है कि 70 to 80% जो आंसर कंस्ट्रक्शन होता है वो करेक्ट होता है, एक वर्ड या फ्रेज की वजह से पूरा आंसर चॉइस इनकरेक्ट हो जाता है। तो आप जब चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ए आपको लगा कि पॉसिबली मेरा आंसर हो सकता है, तो वहीं पर फोर्स मत करिए खुद को कॉल लेने के लिए। ए बी सी डी चारों चॉइसेस को एक्सप्लोर करिए, और मे बी व्हेन यू आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आप रियलाइज करते हैं कि बी और सी तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, डी फिर हो सकता है। तो आप ए और डी को जब कंपेयर करेंगे तो अब आपके पास फ्यूअर एनिमीज हैं टू डील विद, आप एक वाइजर अप्रोच के साथ आंसर चॉइस को पिक कर सकते हैं। तो ये कॉमन ट्रैप है कि बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि रश में होते हैं, तो नेग्लिजेंस की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से या प्रेशर की वजह से गलतियां होती हैं। तो आपको हर एक वर्ड को जस्टिफाई करना है बिफोर यू टेक अ फाइनल कॉल, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज दैट एनी आंसर चॉइस विच इज टू ब्रॉड और नैरो, राइट। सो अगर सपोज करिए ऑथर ने एक पैसेज लिखा जिसमें वो बात कर रहा है कि एक पर्टिकुलर रिफॉर्म हुआ जिससे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एक पर्टिकुलर रीजन की, वहां पर बहुत इंप्रूवमेंट आया, राइट। और एक आंसर चॉइस बोल दे कि दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म हैज कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो ये बहुत ब्रॉड हो गया ना, आप तो एक रीजन और एक इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। सो दिस इज समथिंग दैट वी कॉल अ ब्रॉड स्टेटमेंट गोइंग बियॉन्ड द होराइजन ऑफ द डिस्कशन, राइट। सिमिलरली अगर एक पैसेज बात करता है कि ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट फॉर द मार्जिनलाइज कम्युनिटी बहुत ही नेगेटिव रहा है, राइट, इट हैज बेनिफिटेड ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ पीपल, और फिर पूरे पैराग्राफ में बताता है कि कैसे जो
पुअर कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं स्ट्रगल कर रही हैं, और एक आंसर स्टेटमेंट बोल दे कि द रिच पीपल आर लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ और द डेवलप्ड कंट्रीज हैव रियली बेनिफिटेड द मैक्सिमम ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो जो पूरा पैराग्राफ का एजेंडा था वो तो ये बताना था ना कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज कैसे सफर कर रही है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट बहुत नैरो हो गया और पैसेज को होलिस्टिकली कंप्लीट नहीं किया। ये डिस्कशन जब भी कर रहे हैं तो आपको अगर स्पेसिफिकली एक जनरल क्वेश्चन है, यानी कि टोन का क्वेश्चन या मेन आइडिया का क्वेश्चन है, प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, तो आपको एक अम्ब्रेला स्टेटमेंट को पिक करना है जो पूरे पैसेज को होलिस्टिकली एज अ होल कवर करता हो, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई आंसर चॉइस विच गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द डिस्कशन और इज टॉकिंग अबाउट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव विच हैज नॉट बीन डिस्कस्ड or which is just limiting itself to a very narrow point of the discussion specifically with the general questions cannot be considered as the right statement, right। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज एग्जैजरेशन और डिस्टॉर्शन। तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसा मैंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन ऑथर ऑफर कर रहा है, क्योंकि ऑथर ही बॉस है, तो उसके साथ कोई भी तरीका का अगर आप कोई टैम्पर कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं या एग्जैजरेट कर रहे हैं, राइट, तो वो करेक्ट आंसर की तरह नहीं बिहेव कर सकता। तो ऑथर ने कहा एक इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी है, आंसर चॉइस ने कहा इवेंट तो होगा ही, राइट। तो इस तरीके का डिस्टॉर्शन या चेंजिंग ऑफ द मीनिंग और अ सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज समथिंग विच इज रॉन्ग एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कंपैरेटिव टर्म यूज हो रही है, मोर, लेस, बेटर, वर्स, वर्स्ट, इंफीरियर, सुपीरियर, हमेशा ध्यान रखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह के स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं एक पैसेज की बात करूं जिसने कहा कि एक ऑथर ने एक स्क्रिप्ट लिखी, राइट, और जो स्क्रिप्ट लिखी उसके बाद जो मूवी क्रिएट हुई वो लोगों को समझ नहीं आई। तो जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, जो राइटर थे, उनको बुलाया गया टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट। अब एक ऑप्शन निकल के आता है दैट दिस इज द मोस्ट यू नो कंफ्यूजिंग स्क्रिप्ट द राइटर हैज एवर रिटन, but in the entire course of discussion every angle was talking about कि ये स्क्रिप्ट क्यों कॉम्प्लेक्स है, बाकी सारी स्क्रिप्ट्स के बारे में डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो देर इज नो सच डिस्कशन, बट क्योंकि अगर आप कम से कम 200-250 वर्ड्स में ये पढ़ लेते हो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, तो आप अपनी मर्जी से ही एक डिडक्शन निकाल लेते हो कि हाँ यार, अगर इतना ही कॉम्प्लेक्स है तो सबसे कॉम्प्लेक्स ही ये स्क्रिप्ट रही होगी या सबसे कंफ्यूजिंग रही होगी, राइट। सो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कंपैरिजंस का कोई भी ऑप्शन है जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, क्या एक्चुअल कंपैरिजन हुआ है या फिर सिर्फ आपको ट्रैप या ट्रिक करने के लिए एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना दिया गया है, राइट। तो ऑलवेज बी केयरफुल व्हेनेवर यू एनकाउंटर कंपैरिजन टर्म्स, राइट। देन ऑफ कोर्स रिवर्स लॉजिक इज व्हाट इज आस्क्ड, आप उससे उलट क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, राइट। यू आर मिसिंग ऑन द कंक्लूजन, राइट, और you are misinterpreting the author's argument or you are going अगेंस्ट द क्वेश्चन, राइट। स्पेशली अगर हम बोलें इफ फॉल्स वाला क्वेश्चन है तो वहां पे भी कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इफ फॉल्स के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर एक एक स्टेटमेंट को नेगेट करने बैठ गए तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी, राइट। सो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स विल सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, तो आप इस क्वेश्चन को फ्लिप कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल नॉट सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, रादर देन नेगेटिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। तो इस तरह की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर आप क्वेश्चन को डील करते वक्त देंगे तो आप बहुत एक्सटेंड तक कंफ्यूजन से बच जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ओपिनियन वर्सेस फैक्ट का कंफ्यूजन। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी आंसर चॉइस को पिक कर रहे हैं तो आप पर्सनली ड्रिवन होके स्टेटमेंट ना पिक करें। योर whatever answer that you are, especially while you are dealing with inference questions, that statement should be backed up by what evidence has been offered in the text, right? Don't come to your intuition, your biasness, your prejudice while you are selecting the answers, right? तो judgment को avoid करिए, right? Again, the answer choices which are too literal should not be considered, right? तो too literal और exaggerated versions ही होते हैं, right? So if I say that there was a teacher who was very strict and एक student के साथ उसका relationship कैसा था, तो paragraph में mentioned है कि student was really scared, right? And the student in the discussion said death would have been kinder. तो अब अगर ये बोलते हैं कि
इसके बेसिस पे ये कंक्लूजन निकालें कि स्टूडेंट वुड रादर वांट टू डाई रादर देन बी पनिश्ड बाय द टीचर, तो आप नहीं बोल सकते, राइट? क्योंकि यहाँ पर आप इन चीजों को फिगरेटिव तरीके से लेते हैं, लिटरली नहीं लेते। तो आंसर स्टेटमेंट्स विच आर टू लिटरल शुड नॉट बी अप्रिशिएटेड एज द राइट आंसर। ठीक है? उसके बाद ऑफ कोर्स ध्यान रखिए कि क्वेश्चन का एजेंडा क्या है। प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन है और आप स्पेसिफिक पर्पस का आंसर लगा रहे हैं, या टोन उसने सेकंड पैराग्राफ की पूछी और आपने पूरे पैसेज की टोन को डिड्यूस कर लिया। तो इस तरीके का अगर आपका इनकरेक्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन जा रहा है तो उससे भी परेशानी हो सकती है, राइट? सो ऑलवेज गॉज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। एंड लाइक आई सेड, जितना इफेक्टिवली आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, उतना आपका जो स्कोप है ऑफ रीचिंग टू द राइट आंसर इनहांस होगा, राइट? तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन नाइसली, कीप दीज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन टूल्स टू बी हैंडी, राइट? दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जब भी आप अब क्वेश्चन सॉल्व करें, इन पॉइंटर्स को एक पेपर पे लिख लें और हमेशा चेक करें while you are answering the questions, right? This brings us to the end of the discussion. I hope you really enjoyed the video. Keep working hard, stay consistent. Vijayi Bhav.